Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nandini and I have recently given my second year exams, but my third year classes have not started yet. So if you are new to this channel, then do subscribe, because where else are you going to get all the non-scripted information about your dental life? So, as someone who has recently given her university exams, I totally understand the pressure and stress that you must be under to score good in your final exams. And I am someone who is always under a little extra stress. जब तक क्वेश्चन पेपर मिल नहीं जाता तब तक मेरा स्ट्रेस लेवल उतना ही रहता है, और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी मेरा स्ट्रेस लेवल उतना ही रहता है कि अच्छे से परफॉर्म करूँ, सारे आंसर्स अच्छे से लिखूँ। जब तक मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आ जाती तब तक मेरा स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता। सो टुडेज़ वीडियो विल बी अबाउट योर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम्स एंड what mistakes to avoid. So let's go. So let us start with anatomy, and I know all of you consider this the most difficult subject, and I should tell you this, that my anatomy paper was totally unexpected. I did not expect some of the questions, some of the short questions which were there, but that is the thing that you should learn, कि खाली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और खाली पास ईयर पेपर्स पे भी डिपेंड नहीं रहना होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि यूनिवर्सिटी कौन सा क्वेश्चन दे सकती है। और अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भरोसे अपने एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है पास हो जाओ, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ईच ऑफ द टॉपिक। ऐसा नहीं कि आप हर टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ो, बट ऐसा भी नहीं कि कोई भी टॉपिक आपने ये सोच के छोड़ दिया कि ये तो आएगा ही नहीं, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। वन मोर थिंग इज दैट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स वी वर टोल्ड दैट वी वुड नॉट बी गिवन एनी एक्स्ट्रा शीट्स। तो जो हमें एक आई गेस आई डोंट नो 32 और 64 पेजेस का जो हमारा आंसर बुक होता है, उसी में हमें अपने आंसर्स कंप्राइज करके सारे ख़त्म करने होंगे, बिकॉज वी विल नॉट बी गिवन एनी एक्स्ट्रा शीट्स। सो दैट वाज अ बिग शॉक, बिकॉज नॉर्मली तो एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं एग्जाम्स में, और फिर उसकी फिर टेंशन नहीं होती है कि कितना भी लिखते जाओ हमें एक्स्ट्रा शीट तो मिल ही जाएगी। बट जब हमें ये बता दिया है कि हमें एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलने वाली, तो हमारे माइंड में फिर ये रहता है कि हम कोई आंसर ज़्यादा ना अटेम्प्ट कर दें कि बाकी आंसर्स की जगह ना बचे। तो आपको ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए क्वेश्चन पेपर मिलते ही कि यू शुड नो द लॉन्ग क्वेश्चन दैट इन हाउ मेनी पेजेस आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट। Like in my first or second year both, I attempted both of my long questions in 8 7 8 or 9 pages. That's it, that was the max. 9 is also max limit, but I completed all of my long questions in 7 to 8 pages, and the rest of the pages I have equally distributed for each of the short answer or very short answer. So you should know how to write the content that you have in your mind in the answer sheet, because in my opinion quantity matters more than quality, because an examiner is going to check, I don't know, maybe 60, 70, 80 sheets, and he or she will maybe not focus on the content that we have written and what is the quality of our exams, if we have given particularly accurate information or not. But in my opinion quantity matters, and that is what I went for. And I don't know if I am correct or not, but you should have this aspect of आंसर राइटिंग इन योर माइंड। अगर आपको लग रहा है कि आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, बट इट्स जस्ट इन 4 or 5 pages you have summed up the long question, and the examiner maybe will not read your answers, आपकी स्पेसिफिक डिटेल से वो खुश नहीं होएगा, उसे ये लगेगा कि आपने 4-5 पेज में ख़त्म कर दिया, एंड उसको लगेगा कि आपने कम लिख रखा है, मतलब आपने उतना अच्छे से नहीं करा। आपके दिमाग में ये एस्पेक्ट रहना चाहिए कि क्वांटिटी भी मैटर करती है और क्वालिटी भी मैटर करती है। इट्स नॉट कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, जैसे नहीं होता कि आप गाने लिख के आ जाओगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ज़रूर आपका आंसर पढ़ेगा, बट क्वांटिटी भी आपकी मैटर करती है। For your practical, you should know about the sagittal section. जितनी बोन्स आपको दिखाई हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, वर्टिब्रे एंड mandible is very important, because as dental students we should have good knowledge about the mandible. Moving on to our next subject, that is TADH.
So the DADH examination for me it was pretty well. मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा था अपना DADH, बिकॉज 2 लॉन्ग और 10 शॉर्ट मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। ऐसे नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन मुझे इधर उधर हो। एंड यू कैन गेट दैट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि DADH का पेपर प्रिडिक्टेबल होता है। DADH में कोई बहुत ज़्यादा, इफ आई एम राइट और नॉट, बट DADH का पेपर इज़ प्रिडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप 4-5 पेपर करके जाते हो तो मोस्टली पेपर उसमें से ही आता है। एंड DADH आई हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टॉपिक्स, कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंडर जितना भी है सारा मैंने पढ़ लिया था। और फिर क्वेश्चंस भी उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स से ही आते हैं, बिकॉज आई वॉज लकी, आई डोंट नो वाई बट आई वॉज लकी इन माई DADH एग्जामिनेशन। एंड फॉर प्रैक्टिकल्स यू शुड नो each tooth's anatomy and each tooth's carving details, because आपको उतने पर्टिकुलर टाइम में टूथ कार्व करना होता है और आपको पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले से ही टाइमर लगा के एक पैक्स ब्लॉक लेके उसको कार्व करो। एंटीरियर टीथ, मैंडिबल, मैक्सिलरी, उनको कार्व करने की प्रैक्टिस करो, बिकॉज आई गेस मोस्टली एंटीरियर्स ही आते हैं, लेटरल, सेंट्रल, इंसाइजर और कैनाइन। तो उनका टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि आप उस एग्जैक्ट टाइमिंग में एक टूथ कितने अच्छे से कार्व कर पा रहे हो या नहीं, बिकॉज इनकम्प्लीट कार्विंग दोगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको कंप्लीट कार्विंग एक अच्छा खासा टूथ कार्व करके देना पड़ेगा टू स्कोर गुड मार्क्स। फिजियो एंड बायोकेम, टू बी ऑनेस्ट मेरा फिजियो का पेपर अच्छा गया था कंपेयर टू बायोकेमिस्ट्री। थोड़ा इधर उधर हो जाता है फिजियो और बायोकेम का पेपर, बिकॉज बहुत पर्टिकुलर टॉपिक्स में से अगर दे दिया या ऐसे रैंडम टॉपिक में से दे दिया तो हो सकता है आपको डाउट होए कि ये मुझे नहीं आता है, बट अटेम्प्ट एवरीथिंग। हाँ, दिस इज व्हाट आई वुड गिव एम्फसाइज ऑन, कि राइट आंसर से रिलेटेड, ऐसे नहीं कि कुछ भी, बट आंसर से रिलेटेड जितना आपको आता है, जितनी आपके दिमाग में नॉलेज है उतना लिख के आओ, कुछ भी छोड़ के मत आओ। हमें हमारे टीचर्स ने भी यही बोला है कि कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना, चाहे थोड़ा सा क्यों ना आता हो, आप अटेम्प्ट करके आओ, बिकॉज एग्जामिनर भी यही देखता है कि अगर बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता तो उसने अटेम्प्ट करने की कितनी कोशिश करी है। तो कुछ छोड़ के मत आओ, अटेम्प्ट सब करके आओ, बाकी तो हो ही जाएगा। So the physio and biochem paper would be of 35 each, and you have to collectively score more than 35 out of 70. And for practical also आधा आधा होता है, पहले आपको फिजियो या बायोकेम का प्रैक्टिकल देने जाना होता है और फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का उसी टाइम में। मतलब जो आपका 2-3 घंटे का प्रैक्टिकल का टाइम है उसमें से आधा आपका फिजियो के लिए डिवाइडेड होता है और आधा आपका बायोकेम के लिए। उसी में आपको अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना होता है, उसी में प्लस आपको वाइवा देना होता है। प्लीज़ सारे प्रैक्टिकल्स के प्रोसीजर पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं कि आपने ये सोच लिया कि ये तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं होता। क्या पता मैं ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, आगे जाके लैब में पता चल जाएगा। नहीं, लैब में कोई हेल्प नहीं करता है, लैब में सब अपना काम कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ सारे प्रैक्टिकल्स के प्रोसीजर पढ़ के जाओ, ताकि आपके पास एटलीस्ट प्रैक्टिकल की अगर नॉलेज नहीं है तो आपको ये तो पता है कि आपको परफॉर्म क्या करना है। अगर कंप्लीट प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दोगे सो दैट वुड बी अ गुड पॉइंट इन योर बिहाफ। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अलावा और कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वेरी सून आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर सेकेंड ईयर एज वेल, कि क्या क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स और कैसे कैसे जाते हैं सेकेंड ईयर में, क्या क्या करना होता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, and all the very best for your university exams. I know you all will be scoring good marks, and all the hard work that you have done, you will get paid for that. Bye.